Welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, इस पर्टिकुलर लेक्चर में विच इज लेक्चर नंबर 68, जो बेसिक मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है माइंस में, उसको कुछ न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ड्रिलिंग मशीन की जरूरत होती है। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आते हैं, तो इस पद्धति से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही आसान समझने के लिए ये सब चीजें हैं। हम पहले किसी माइन का जब प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो पैरामीटर्स भी डिसाइड करते हैं। और मान लीजिए कि हमारी माइंस में बेंच की हाइट 10 मीटर है, तो हमें एक ऐसी ड्रिल मशीन लेनी होगी जो 11 मीटर 12 मीटर की डेप्थ आसानी से बहुत एफिशिएंटली कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि 10 मीटर की हाइट है बेंच की, और हम लोग 10% सबग्रेड ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि टो प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। तो ऐसी सूरत में हमें 11 मीटर का होल लगाना होगा। बर्डन जो होल्स के बीच में है, यानी कि फ्री फेस से जो डिस्टेंस है या बिटवीन दी रोज डिस्टेंस है, दैट इज 3 मीटर। और स्पेसिंग बिटवीन दी होल्स जो है वो 4 मीटर है। स्पेसिंग अमूमन बर्डन से ज्यादा होता है। स्पेसिंग यानी दो होल्स के बीच का डिस्टेंस एक कतार के अंदर या एक रो के अंदर। बल्क डेंसिटी जो पर्टिकुलर हमारा मिनरल है उसकी 2.5 टन पर मीटर क्यूब है। बल्क डेंसिटी से माने यह है कि जो इंसिट्यू मटेरियल है, जैसे जिस पोजीशन में कुदरत से हमें प्राप्त हुआ है, वहां पर अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा किया जाए तो उसमें से 2.5 टन मटेरियल निकलेगा। 90% और है जिसको प्राइमरी ब्लास्टिंग की जरूरत होती है, यानी 10% में शायद आप सेकेंडरी ब्लास्टिंग कर सकते हो या उसको रॉक ब्रेकिंग के तरीके से भी तोड़ के हासिल कर सकते हो। तो जितना भी प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 90% जो है उसी में हमको ब्लास्टिंग करने की जरूरत है। अगर आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 1 मिलियन टन पर ईयर है, यानी कि 10 लाख टन पर ईयर है, तो वो आ जाएगी 3400 टन पर डे। 300 वर्किंग डेज हम समझ लेते हैं छुट्टियों को और वीक हॉलीडेज को निकाल करके। तो पर डे हमें प्रोडक्शन चाहिए 3400 टन। और का जो वॉल्यूम यील्ड होगा वो होगा 10 मीटर बाय 4 मीटर बाय 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ बेंच मल्टीप्लाइड बाय बर्डन मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिंग। तो एक होल से हमें इतना मटेरियल निकलेगा 120 मीटर क्यूब, जो बल्क डेंसिटी के हिसाब से 300 टन होता है। तो एक होल से हमें 300 टन मटेरियल प्राप्त होगा। अब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 होल है एक ब्लास्ट के अंदर, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 3000 टन हमें मिलेगा, एंड सो ऑन। हमारी जो मशीन है उसका पेनिट्रेशन रेट है 5 मीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड है, यानी कि ये गिवन कंडीशन में कंपनी ने अपने स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन के अनुसार बताया है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इसका इतना है। हालांकि इतना परफॉर्मेंस मिलता नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी कम्स इनटू द पिक्चर। ओवरऑल एफिशिएंसी जो ड्रिलिंग की है, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी को देख लो, उसके यूटिलाइजेशन को देख लो, कितने समय तक वो अवेलेबल रहती है साल में, 300 दिन में से कितना समय अवेलेबिलिटी में से हम यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द मशीन, इट्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर्स पर्सनल कैलिबर और से पर्सनल स्किल, इसके ऊपर ये सारी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो हम ये समझ लें कि 50% मान लीजिए हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है ड्रिलिंग की। 3 शिफ्ट की वर्किंग है और 8 घंटे हर शिफ्ट में काम हो रहा है। अब देखिए 300 दिन हमारा काम चल रहा है साल में, 3 शिफ्ट में वर्किंग है। रिक्वायरमेंट इन ओर जो है, हमारा प्रोडक्शन 3400 टन पर डे है। तो टनेज रिक्वायरिंग ड्रिलिंग, अब ये 3400 टन में से हमको सिर्फ 90% ही मटेरियल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से निकालना है। तो 3400 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 यानी 90%, तो दैट कम्स आउट 3060, 3060 टन हमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से निकालना है। एक होल से हमारा निकलता है 300 टन। तो जाहिर है हमको 3060 टन निकालने के लिए
3060 डिवाइडेड बाय 300, 10 होल्स हमको पर डे ड्रिलिंग करने होंगे और जाहिर है बाद में ब्लास्टिंग भी करने होंगे। तो इतनी ड्रिलिंग रिक्वायरमेंट है। एक मशीन जो है वो जो ड्रिलिंग करेगी 3 शिफ्ट के अंदर, 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर पर आवर, इतना करना चाहिए स्टैंडर्ड। लेकिन हमारी एफिशिएंसी आ रही है 50%, तो इसका प्रोडक्ट आता है 60 मीटर। यानी एक दिन में एक मशीन 60 मीटर ड्रिलिंग कर सकती है। हमें जो ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है 10 हमारे को नंबर ऑफ होल्स है और 11 मीटर की ड्रिलिंग करनी है हर होल में, क्योंकि सब ग्रेड ड्रिलिंग भी करनी है। तो टोटल ड्रिलिंग हमको 11 इंटू 10 यानी 110 मीटर की चाहिए सब ग्रेड ड्रिलिंग को मिला करके। तो हमको 110 मीटर ड्रिलिंग करनी है और एक मशीन 60 मीटर की ड्रिलिंग कर सकती है पर डे 3 शिफ्ट के अंदर। तो हमें ड्रिलिंग मशीन रिक्वायरमेंट हो जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 1.83। 1.83 ये नंबर ऑफ मशीन्स हो गई। अब ड्रिलिंग मशीन हमको वेस्ट में भी चाहिए और वेस्ट में भी 10 मीटर की हाइट है बेंच की, वहां भी 11 मीटर की ड्रिलिंग सफिशिएंट है, यानी कि सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर की। और बर्डन जो है वेस्ट के अंदर वो 4 मीटर ले सकते। हो सकता है कि यहाँ की रॉक जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो एज कंपेयर टू ओर। और स्पेसिंग जो है वेस्ट के अंदर वो 5 मीटर ले रहे हैं। वर्क डेंसिटी ऑफ वेस्ट जो है 1.5 टन पर मीटर क्यूब है। 60% ऑफ वेस्ट जो है उसके अंदर हमको प्राइमरी ब्लास्टिंग की जरूरत होती है, यानी 40% हमारा मटेरियल वैसे ही किसी शॉवेल से भी डिसलॉज हो सकता है या और भी तरीके से हम उसको लूज करके निकाल सकते हैं। तो ओर का रिक्वायरमेंट हमारा प्रोडक्शन 1 मिलियन टन पर ईयर है और स्ट्रिपिंग रेशियो हमारी खदान में है 1.5:1, यानी 1.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम वेस्ट का निकालना होता है पर टन ऑफ ओर। तो हमको जो वेस्ट का वॉल्यूम निकालना है वो निकलेगा 1.5 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, जो 5000 मीटर क्यूब पर डे हो रहा है। अब वेस्ट में पर होल जो वॉल्यूम यील्ड होगा वो 10 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 200 मीटर क्यूब। 200 मीटर क्यूब एक होल से हमारा वेस्ट के अंदर निकल रहा है। पेनिट्रेशन रेट जो है वेस्ट में वो ज्यादा है, 6 मीटर पर आवर है स्टैंडर्ड। 50% हमारी एफिशिएंसी है ड्रिलिंग की। अब ड्रिलिंग मशीन रिक्वायर्ड जो वेस्ट में है वो इस प्रकार आएगी। डेवलपमेंट यानी कि वेस्ट रिमूवल 500 मीटर क्यूब पर डे। डेवलपमेंट रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, दैट इज 3000 मीटर क्यूब पर डे। तो 3000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 200, जो कि एक मशीन यील्ड कर रही है इतना वॉल्यूम, तो 15 हमको नंबर ऑफ होल्स लगेंगे और ये 15 होल सारे के सारे 11 मीटर की डेप्थ के हैं। ड्रिल्ड पर मशीन, एक मशीन कितना ड्रिलिंग करेगा? अब एक मशीन जो ड्रिलिंग करेगी एक दिन के अंदर वो हो जाएगी 3 शिफ्ट है और 6 आवर्स है एक शिफ्ट के, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर पर आवर वो ड्रिल करती है। तो 24 आवर्स में 6 इंटू दिस और 50% की हमारी एफिशिएंसी है, तो ये 72 मीटर एक मशीन एक दिन में ड्रिलिंग करेगी। हमको ड्रिलिंग की जरूरत है 15 होल्स की और हर होल 11 मीटर का है, भले ही बेंच की हाइट 10 मीटर हो। तो 15 इंटू 11 165 मीटर की हमको पर डे ड्रिलिंग की जरूरत है। तो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड हो जाएगी वेस्ट के अंदर 165 डिवाइड बाय 72 यानी कि 2.29। तो टोटल मशीन रिक्वायर्ड हमारे जैसे कि ओर में आई 1.83 और उसके बाद 2.29 जो है वो है वेस्ट के अंदर, इट कम्स अबाउट 4.12। तो इसका मतलब 5 मशीनें हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगी। हमने 0.88 स्टैंड बाय रख लिया है, तो 5 मशीनें अगर हमारी है इस कैपेसिटी की तो हमको इतना प्रोडक्शन और डेवलपमेंट मिल सकता है। इस प्रकार से मशीन की रिक्वायरमेंट हमें निकालनी होती है। दूसरा होता है शॉवेल या लोडर या एक्सकावेटर, इसकी रिक्वायरमेंट।
जनरली पे लोडर एक अलग चीज होती है जो जिसके अंदर इतना ट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है कि वो डिसलॉज कर सके मटेरियल को, वो जस्ट एंसिलरी वर्क के लिए काम में आता है। लेकिन जो शॉवेल या एक्सकावेटर जिसे हम कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में लोडर भी कहते हैं, तो वो जो है वो बैकहो भी हो सकता है, फ्रंट हो भी हो सकता है, और वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ताकतवर ये मशीन होती है। इसके स्पेसिमेन कैलकुलेशन हम देखते हैं कि मान लीजिए इसी उदाहरण में 1 मिलियन टन पर ईयर का हमको प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। 1 मिलियन टन पर ईयर के माने हैं 4 लाख मीटर क्यूब पर ईयर, क्योंकि 10 लाख मैट्रिक टन पर ईयर का प्रोडक्शन है, तो 4 लाख मीटर क्यूब पर ईयर हमको निकालना पड़ रहा है, बिकॉज बल्क डेंसिटी इसकी 2.5 टन पर मीटर क्यूब है। वेस्ट हमें रिमूव करना है 15 लाख मीटर क्यूब पर ईयर, क्योंकि स्टिपिंग रेशियो हमारा 1.5 मीटर क्यूब पर टन है। तो टोटल वॉल्यूम टू बी हैंडल्ड है, जो बैंक वॉल्यूम या इंसिटी वॉल्यूम है, वो है 19 लाख मीटर क्यूब पर ईयर, यानी वेस्ट और ओर को मिला के। अब शॉवेल का जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम उन्होंने टी बताया है वो 30 सेकेंड का बताया है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 30 सेकेंड में वो एक पास कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ पासेस पर आवर हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। बी बकेट कैपेसिटी है, यानी कि बकेट का स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है वो 4 मीटर क्यूब है। फिल फैक्टर 0.9 है। फिल फैक्टर के माने यह है कि बकेट भले ही 4 मीटर क्यूब की है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर आता कितना है। एकदम ब्रिम टू ब्रिम, नेक टू नेक हम फिलिंग नहीं करते हैं, और इसलिए हम मान लेते हैं कि 90% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बकेट कैन ओनली बी फिल्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि 0.9 फिल फैक्टर है, यानी एक्चुअली जो मटेरियल आएगा वो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 3.6 मीटर क्यूब आएगा उसके अंदर। फिर एक होता है स्वेल फैक्टर। स्वेल फैक्टर यहां हमने लिया है 0.76। 0.76 स्वेल फैक्टर के माने ये है कि कितना मीटर क्यूब सॉलिड यानी जो कुदरती वहां पर है, वो 1 मीटर क्यूब तैयार हो जाएगा स्वेल होने के बाद। देखिए, जब भी फ्रैगमेंटेशन होता है तब वो मटेरियल स्वेल होता है, यानी कि फूल जाता है, बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस इसके अंदर आ जाती है। और जितना फाइन हम उसको फ्रैगमेंटेशन करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम गेहूं को किसी बॉक्स में रख सकते हैं, किसी डब्बे में रख सकते हैं, अगर हम उसका दलिया बना दें तो वो गेहूं स्वेल हो जाएगा, वो उस बॉक्स में नहीं आएगा। अगर आपने उस दलिया को फिर से आटा बना दिया तो वो और ज्यादा स्वेल हो जाएगा, क्योंकि फ्रैगमेंट साइज जो है वो कम हो गया। तो जितना फ्रैगमेंटेशन ज्यादा रहेगा, स्वेल फैक्टर उतना ही उसका चेंज होते जाएगा। अब यहां हमने ले लिया कि 0.76 जो इंसिटिव है वो मटेरियल 1 मीटर क्यूब बन रहा है, और ये फ्रैगमेंटेशन पर डिपेंड है। एस स्वेल फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड लूज, यानी 0.76 जो सॉलिड मटेरियल है वो 1 मीटर क्यूब लूज हो जाता है। यहां पर ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इससे इंडिकेट की गई है, ओवरऑल एफिशिएंसी का निशान दिखाया है। मान लीजिए कि हमारी मशीन की अवेलेबिलिटी 75% है, यूटिलाइजेशन भी 75% है, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी 82% है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कम्स अबाउट 46%, यानी 0.46। तो एक पास में कितना सॉलिड मटेरियल आएगा, सॉलिड यानी जो इंसिटिव मटेरियल है बेंच के अंदर, वो आ जाएगा बकेट की कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो भी फिल फैक्टर आ रहा है उसके अंदर, और मल्टीप्लाइड बाय जो आपका स्वेल फैक्टर है। क्योंकि यहां पर मान लीजिए हमें 4 मीटर क्यूब लग भी रहा है, तो वो 4 मीटर क्यूब सॉलिड नहीं है, वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 इतना सॉलिड है, और हमें सॉलिड से ही मतलब है। तो एक पास के अंदर B इंटू एस इंटू एफ मीटर क्यूब मटेरियल आएगा, जो कि सॉलिड मटेरियल है, क्योंकि हमने स्वेल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक्चुअल टाइम टेकन पर पास क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम तो 30 सेकंड लग रहा है, लेकिन चूंकि एफिशिएंसी कम्स इनटू द पिक्चर, तो एक्चुअल टाइम ये ज्यादा लगेगा। तो एक्चुअल टाइम टेकन पर पास हो जाएगा
30 डिवाइडेड बाय ये एफिशिएंसी, ये जो एफिशिएंसी का निशान लगाया है ये कुछ रोमन लेटर है, तो 30 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब ये चूंकि एफिशिएंसी 1 से कम है, 0.46 है, तो ये 30 जो है ये बढ़ जाएगा, करीबन 1 मिनट से भी ऊपर चला जाएगा, यानी एक पास में इतना समय लगेगा, ऐसा हम इसको मान के चल रहे हैं। नंबर ऑफ एक्चुअल पासेस पर आवर ये हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय ये एफिशिएंसी का फैक्टर डिवाइडेड बाय 30, ऐसा आ जाएगा ये। तो ये ध्यान में रखना है, ये 30 जो है ये है टी, जो कि स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है। काम करने में एक्चुअल टाइम इतना नहीं लगता है, इतना समय नहीं लगता, लेकिन हमने इसकी अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, सब चीजों को कंसिडर किया, इसलिए हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन में लेते हैं। एक्चुअल टाइम हो सकता है कि 30 सेकंड के जगह पे 40 सेकंड लग जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल टाइम टेकन यहां से मालूम पड़ेगा हमको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से, लेकिन चूंकि हमको इन अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन को भी कंसिडर करना है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन में लेते हैं। तो जाहिर है कि नंबर ऑफ पासेस पर आवर इतने हैं और एक पास में इतना आ रहा है ये जो मटेरियल बीएसएफ, तो 3600 मल्टीप्लाइड बाय दिस एफिशिएंसी इनटू बीएसएफ, वही यहां किया है कि आवरली कैपेसिटी ऑफ ए मशीन, या एक घंटे में वो कितना काम करेगा, तो 3600 इंटू बीएसएफ इंटू दिस एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि स्टैंडर्ड साइकिल टाइम जो कि 30 सेकंड का है। इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ईयरली कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं, आवरली हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 300 डेज इंटू 24 आवर्स, 3 शिफ्ट हम ले रहे हैं, तो ईयरली कैपेसिटी हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 1087395 मीटर क्यूब पर ईयर। इतनी ईयरली कैपेसिटी एक मशीन की आ रही है। एक मशीन इतना मटेरियल हैंडल करती है और हमको मटेरियल हैंडल करना है 19 लाख मीटर क्यूब, तो 19 लाख मीटर क्यूब ये आ रहा है आपका, इसको डिवाइड करने से 1.7 यानी करीबन 2, और हम मान के चलते कि एक स्टैंड बाय लोडर हम और रखेंगे, तो दैट इज 3 लोडर्स या 3 एक्सकावेटर्स हमको जरूरत पड़ेगी टू अचीव दिस मच प्रोडक्शन। यहां इस तस्वीर में हम एक लोडर डंपर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ये एक रोप शॉवेल है और इस प्रकार से ये एक ट्रिप को कंप्लीट करता है। यहां इसने अभी डंप किया, फिर ये वापस जाएगा और जो मक है उसके अंदर फिर से क्राउडिंग करेगा और क्राउडिंग करके बकेट को भरेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बकेट को भरा जा रहा है और ये फिर उसको ऊपर उठा करके एक पर्टिकुलर हाइट से बॉटम से अपने डिस्चार्ज करते हुए इस डंपर में उस पास को डालेगा। तो ये एक साइकिल कहलाता है। जहां से इसको शुरू किया, मान लीजिए यहां से शुरू किया और वापस इसी पोजीशन में जब आता है तो उसे कहते हैं एक साइकिल। इसमें अमूमन 30 से 40 सेकंड का वक्त लगता है। अल्टरनेटिवली हम ये कर सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो लोडर की है वो आ रही है 46%, तो आवरली प्रोडक्शन एक मशीन का कितना होगा वही ऊपर के फैक्टर हमने लगा लिए। आवर के हिसाब से 151 मीटर क्यूब पर आवर, और मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायर्ड पर आवर जो है वो वही 19 लाख डिवाइड बाय 300 ये एंड डिवाइड बाय 24, यानी कि आवरली कैपेसिटी जो है वो 264 हमको चाहिए है। इतना मटेरियल निकालना है, मटेरियल हैंडलिंग, तो नंबर ऑफ लोडर्स 264 डिवाइडेड बाय दिस 151, दैट इज 1.75, यानी 2 लोडर हमको चाहिए। तो स्टैंड बाय हमने एक ले लिया, तो वो 3 लोडर हमको या 3 हमको एक्सकावेटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हमें डंपर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक कुछ टर्म्स है ऐसे, मैच फैक्टर ऑफ शॉवेल एंड डंपर इज इक्वल टू टाइम फॉर लोडिंग ऑल डंपर्स एंगेज्ड विथ एन एक्सकावेटर डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम ऑफ ए डंपर। यानी एक एक्सकावेटर के साथ जितने भी डंपर हमने लगाए हुए हैं, एंगेज किए हुए हैं, मान लो 10 डंपर लगाए हुए हैं,
तो उन 10 डंपर को कंटिन्यूस भरने में कितना समय लगता है, डिवाइडेड बाय एक डंपर का साइकिल टाइम। यानी हम ये मान के चले कि एक डंपर के बाद लगातार दूसरा डंपर उसके अंदर मशीन को अवेलेबल हो रहा है और मशीन रुक नहीं रही है, तो 10 डंपरों को कितना समय लगेगा, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम ऑफ ए डंपर। साइकिल टाइम ऑफ ए डंपर का माने ये है कि भर के एक बार वो निकल गया और वो जाकर के अनलोड कर देगा जहां पर भी वेस्ट साइड में या ओवर स्टैक साइड में, और वापिस आकर के फिर से उसको भर लेगा, और जाने के मोमेंट के ऊपर जो जितना समय लगेगा टोटल, यानी कि एक साइकिल में, तो वो साइकिल टाइम कहलाता है डंपर का। मैच फैक्टर ये जो शॉवेल और डंपर का होता है, दैट शुड बी 1। यानी ये एंगेजमेंट ऑफ डंपर्स जो है वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि एक डंपर भरते ही दूसरा डंपर वहां आकर के रेडी रहे, और डंपर्स को भी वेट नहीं करना पड़े और शॉवेल को भी डंपर का इंतजार नहीं करना पड़े। तो हम मानते हैं कि इसका जो मैच फैक्टर है वो बिल्कुल आइडियल है, 100% है, 1 है। अगर ये बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में डंपर को खड़ा रहना पड़ेगा, वेट करते रहना पड़ेगा, दूसरा डंपर भरते रहेगा और दूसरा उसके नेक्स्ट वाला डंपर वेट करते रहेगा। अगर ये कम रहा तो डंपर का इंतजार शॉवेल को करते रहना पड़ेगा। तो इट शुड बी आइडियली 1। तो नंबर ऑफ डंपर्स एंगेज with per shovel is equal to total of cycle time of dumper divided by loading time of a dumper। ये इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के हम रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि मान लीजिए कि हॉल डिस्टेंस टू एंड फ्रो यानी आने जाने का मिला करके 3 किलोमीटर है, और एक डंपर में जनरली 4-5 ज्यादा से ज्यादा 6 पासेस डाले जाते हैं, और ये माना जाता है कि 5-6 पासेस में वो डंपर फुल हो जाना चाहिए। एवरेज स्पीड जो है वो डंपर की या ट्रक की 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पॉटिंग टाइम एट लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम जो है, यानी वहां पर जो उसको स्पॉट करने के लिए आगे पीछे करके पोजीशन लेने के लिए जो समय लगता है, क्यूइंग टाइम भी इसको कहते हैं, तो वो है 20 सेकंड। लोडिंग टाइम जो है 5 पासेस के लिए 150 सेकंड लग रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं 30 सेकंड में एक पास की लोडिंग हो रही है और 150 सेकंड के अंदर एक डंपर कंप्लीट फुल हो रहा है। अनलोडिंग में जो उसको समय लग रहा है, वहां जाकर के जो मटेरियल पटक रहा है, जहां डाल रहा है, दैट टेक्स 10 सेकंड। तो टोटल नॉन ट्रेवल टाइम जो है उसका ये 20 प्लस ये लोडिंग टाइम प्लस ये 10 सेकंड, यानी 180 सेकंड का उसका नॉन ट्रेवल टाइम है, जिस दौरान वो सफर नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ 20 किलोमीटर उसको 1 घंटे में चलना है, एक उसकी स्पीड बांधी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, या 3600 सेकंड में एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर जो उसको आना जाने का समय है उसमें 540 सेकंड लगेंगे। ये सिंपल न्यूमेरिकल है। और 540 प्लस 180 यानी 720 सेकंड में एक डंपर अपना साइकिल कंप्लीट करता है। लोडिंग समय लग रहा है एक डंपर को 150 सेकंड का। तो नंबर ऑफ डंपर्स रिक्वायर्ड पर शॉवेल का सिंपल फार्मूला यह है कि जो एक साइकिल टाइम ऑफ ए डंपर है डिवाइडेड बाय उसका लोडिंग टाइम, वो आ रहा है यहाँ पर 4.8। तो 4.8 डंपर्स हमको एक शॉवेल के लिए लग रहे हैं। तो 3 शॉवेल हमने जब भी कैलकुलेशन किया था कि हमारी खदान में 3 शॉवेल चाहिए हमको 1.5 मिलियन मीटर क्यूब वेस्ट निकालने के लिए और 1 मिलियन टन और निकालने के लिए। तो वी रिक्वायर्ड 3 इंटू 4.8 यानी 14.5 डंपर्स की हमको जरूरत है। हमने 1.6 स्टैंड बाय ले लिया, यानी 16 डंपर हमको 16-17 डंपर की हमको दरकार रहेगी। इतने डंपर में हमारा ये प्रोडक्शन आराम से स्मूथली हो सकता है। अल्टरनेटिवली भी हम लोग कर सकते हैं, टोटल्स आवर पर ईयर है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे इंटू इफेक्टिव शिफ्ट आवर्स। इफेक्टिव शिफ्ट आवर यानी ये मान के चलिए कि इस दौरान हमारे डंपर अवेलेबल भी है और हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो वो 3 घंटे ले लिए इन्होंने,
तो 300 दिन 3 शिफ्ट 3-3 घंटे एक शिफ्ट में, तो 2700 आवर्स पर ईयर हम काम ले सकते हैं डंपर से। कैपेसिटी ऑफ ए डंपर है 30 टन मान लीजिए। तो स्पीड ऑफ डंपर जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। लीड डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। टाइम टेकन टू कवर टू एंड फ्रो डिस्टेंस 540 सेकंड आ रहा है। स्पॉटिंग लोडिंग टाइम एट शॉवेल वो 160 सेकंड है। स्पॉटिंग अनलोडिंग टाइम एट अनलोडिंग स्पॉट 20 सेकंड है। तो टोटल कंप्लीट वन ट्रिप के लिए 720 सेकंड लग रहा है। नंबर ऑफ ट्रिप्स पर आवर हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 720, यानी 5 ट्रिप एक डंपर एक घंटे में कर सकता है। टोटल टनेज जो एक डंपर पर आवर ट्रांसपोर्ट करेगा वो आ जाएगा 30 × 5, क्योंकि एक ट्रिप में 30 टन ले जा रहा है, तो 150 टन एक डंपर ले जाएगा। ईयरली हैंडलिंग बाय वन डंपर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 150, दैट कम्स अराउंड दिस मच 405,000 इतना टन्स बाय वन डंपर ईयरली प्रोडक्शन हो सकता है। तो मैक्सिमम ओवर हैंडलिंग रिक्वायर्ड बाय डंपर ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 1 मिलियन टन है, और मैक्सिमम वेस्ट हैंडलिंग 1.5 मिलियन मीटर क्यूब है। मान लीजिए कि वेस्ट की बल्क डेंसिटी हम मान के चलते हैं कि 2 है, 2 टन पर मीटर क्यूब, तो ये वेस्ट की बल्क डेंसिटी के हिसाब से 30 लाख टन वेस्ट हो जाएगा। तो 1 लाख टन तो हमारा मिनरल है और 30 लाख टन वेस्ट है, तो 40 लाख टन का टोटल मटेरियल हमारा हैंडलिंग करना है। तो नंबर ऑफ डंपर्स रिक्वायर्ड 40 लाख टन डिवाइडेड बाय इसकी डंपर, एक डंपर की जो कैपेसिटी है साल में, वो कर देने से हमको 10 का रिक्वायरमेंट मालूम पड़ रहा है। हमने कुछ 5 को स्टैंड बाय रख लिया है, तो 15 डंपर 16 डंपर, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा पहले इसमें आया है। तो इतने डंपर्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी टू अचीव दिस मच प्रोडक्शन एंड गेट दिस मच डेवलपमेंट डन। इस प्रकार से इसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। आई होप ये आपके काम में आएगा, एग्जाम में भी ऐसी चीजें काम में आती है। तो विद दिस आई कंक्लूड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।